बैठकर सोचने से समय नहीं रुकेगा। तुम्हें नई शुरुआत के लिए प्रण लेना होगा। हर दिन खुद में कुछ नया जोड़ना होगा। यादों के बोझ को उतारकर कल के लिबास में खुद को उतारना होगा और नया रास्ता चुनना होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं नए 12th क्लास को शुरू करने के लिए, है ना? तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपनी वो क्लास जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, राइट? तो कक्षा 12वीं की इस जर्नी में रसायन विज्ञान का जो पार्ट है उसे हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं, आओ आज हमें उसे जानना है और समझना है एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, राइट? तो सबसे पहले जब हम ये शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसे पढ़ने के लिए अपने दिमाग में सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करना है ताकि हम आगे की पूरी जर्नी को आसानी से कवर कर सकें। क्योंकि 12th क्लास वो जर्नी है जिसके बाद हम अपने भविष्य को पूरी तरह से क्लियरली देख सकते हैं कि हमें नीट जेई किस फील्ड में उतरना है। तो हमें 12th क्लास, जैसे हमने 11th को कवर किया है बहुत ही अच्छे से, मैं वही उम्मीद आपसे अभी भी करूंगी कि 12th क्लास में भी हम उतनी ही मेहनत और जोश के साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि अब 12th के बाद जब आप नीट और जेई का एग्ज़ाम दें तो आपको लगे कि हाँ, ये एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है, राइट? तो हम किस तरह से इस मतलब जर्नी को शुरू करेंगे, किस तरह से हमें स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान जो शुरू करेंगे, तो किताब आप खरीदेंगे, बुक तो आपको खरीदनी ही है। सबसे पहला काम यही है, हर बच्चा बुक खरीदेगा और 12th का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि विद्यालय के स्तर पर मैं बात करूं तो हमेशा आपको आपका जो बोर्ड है, जो स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग ही बुक खरीदनी चाहिए क्योंकि उस बुक के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होता है, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। तो बेसिकली जिस बोर्ड का है बच्चा, उसी बोर्ड की बुक को खरीदना है। जैसे बेसिकली हम बात करें तो एनसीईआरटी जो है वो सिलेबस को अच्छे से कवर कर रहा है, तो आपको एनसीईआरटी की रसायन विज्ञान की 12th की बुक सबके पास होनी चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि उसके पास बुक नहीं है, चाहे वो अपने सीनियर से ले लें या फिर कहीं से भी अरेंज करो, बस लेकिन किताब ज़रूर खरीद लें, राइट? उसके बाद किताब जैसे ही हाथ में आती तो सबसे पहली बात कि इस किताब में क्या होगा, हमें इसको कैसे पढ़ना है। आप खोलेंगे, पेजेस को इधर उधर करेंगे, बट नहीं, अब हमें पता होना चाहिए क्या कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली 12th की केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो वो 4 पोर्शन में डिवाइड है। बेटा ध्यान से सुनो और अपने कॉपी पेन में लेकर ये सब चीजें आज ही फर्स्ट पेज पर जरूर लिख लें। डन? तो केमिस्ट्री में 4 पोर्शन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है आपका फिजिकल, उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद में क्या होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो केमिस्ट्री, राइट? ये चारों पोर्शन आपको कवर करने होते हैं पूरी बुक के अंदर, राइट? अदर कोई बुक नहीं खरीदना है बेसिकली अभी तो 12th के लिए, तो आपको कोई अदर बुक नहीं, कोई भी अलग राइटर नहीं, आपको अभी एनसीईआरटी बेस्ड आपका जो बोर्ड जो बुक अलॉट कर रहा है उसी बुक में ये चारों पोर्शन आपको मिलेंगे। डन? जब ये चारों पोर्शन हम देख लेते हैं तो हम अब बढ़ते हैं आगे कि ये चारों जो आपके भाग हैं, ये भाग आपके चैप्टर्स में कैसे डिवाइड है, यानी कि टोटली आपकी बुक में कितने चैप्टर है वो तो जानना होगा, ये तो पता चल गया। तो अब आपके पास कितने चैप्टर है, तो उसके आपके लिए ये आपकी बुक में 16 चैप्टर सबको नजर आएंगे। 16 चैप्टर हर बोर्ड के बच्चे के लिए बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बोर्ड पर जा रही हूँ, सभी बोर्ड के बच्चे जो भी मेरी बात को सुन रहा है, ये 16 चैप्टर। बस अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में बेसिकली क्या होता है, एनसीईआरटी में आपके पास होता है सॉलिड, सबसे पहले होता है सॉल्यूशन, फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और उसके बाद में आता है डी एंड एफ ब्लॉक, उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद में आता है आपका
हेलो एल्केन, हेलो एल्कोहल, एल्डिहाइड, एमीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि टोटल 10 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस में, और केवल बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिसमें ये सारे चैप्टर्स आते हैं। इसीलिए मैंने 16 चैप्टर पूरे नाम लिख दिए हैं, ताकि कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैम हमारे तो इससे भी ज्यादा है। इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, केवल 16 चैप्टर ही होंगे, बिहार बोर्ड में होते हैं। और उसके बाद में जो एनसीईआरटी बोर्ड एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें ये 10 चैप्टर्स रिसेंटली चल रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको मालूम चल गए। अब सेकंड बात कि मैम चैप्टर तो नाम मालूम चल गया, इस चैप्टर में हमारे चारों पोर्शन कैसे कवर होंगे? आइए एक नजर फटाफट डालते हैं। तो जैसे ही आप लोग सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये आपका हमेशा क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है, राइट। उसके बाद में बात करूं तो आपका 9th तक जो होता है, यानी कि 6, 7, 8 और 9 जो होता है, ये होता है आपका इनऑर्गेनिक। उसके बाद में 10, 11, 12 जो होता है बेटा, वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। उसके बाद जो आता है वो आता है कौन सा भाई, उसके बाद आता है बायो केमिस्ट्री। डन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई भी डाउट होना भी नहीं चाहिए। यहां तक सबका क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायो केमिस्ट्री, सब चारों पोर्शन को पूरा सिलेबस कवर कर रहा है, ठीक है। ये सब चीजें ऐसी की ऐसी उतार लेना। अब आते हैं हम, जब अपन ये सब चीजें पढ़ लिए हैं, हमें पता चल गया है कि हमारी केमिस्ट्री की बुक में 4 भाग होते हैं, चारों भागों को चैप्टर्स में कैसे डिवाइड किया गया है। अब हम पढ़ने की तरफ ग्रोथ करते हैं। जब हम 12th क्लास शुरू करते हैं ना, तो दिमाग में ऐसा होता है अभी तो शुरुआत है, कर लेंगे 1 चैप्टर 2 चैप्टर, नहीं, वो बैकलॉग होना शुरू हो जाता है। ये सबसे गंभीर समस्या है आप बच्चों की, बैकलॉग हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है ना कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। कुछ नहीं, आज ही सभी बच्चे अपने बेसिक जो आपने 11th में पढ़ा था उसको लेकर आपको आना है। पहले से हमेशा हम कहते नहीं है कि रात गई बात गई, बीत गया सो बीत गया, अब आगे चलो, नहीं। जो बीत गया उसको साथ में लेकर चलो, उसके गुणों को अपने अंदर साथ में रखो, ताकि जो चीजें आपने पीछे सीखी है वो भविष्य में आपके काम आएगी। 11th में जो सीखा है वो 12th में बहुत काम आता है, इसीलिए 12th इजी हो जाती है। और जो 11th के कॉन्सेप्ट भूल जाता है उसके लिए 12th हार्ड हो जाती है। 12th की केमिस्ट्री बहुत हार्ड हो जाती है, पर नहीं, अब हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेंगे, यही तो हम चाहते हैं। एक ही पैटर्न से रोज पढ़ोगे तो रिजल्ट भी फिर वैसे ही आएंगे। अगर आपको रिजल्ट अच्छे लाने हैं तो अपनी पढ़ने के तरीके को भी बदलना होगा, ठीक। तो अपने को अब क्या करना है, अपने को पता होना चाहिए कि 11th के कौन से वो टॉपिक्स हैं जो 12th की केमिस्ट्री को इजी बनाते हैं। आप कुछ ना पढ़ें, 11th में आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, समझ आया नहीं आया, डजंट मैटर, बट ये टॉपिक्स अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज अभी भी पढ़ लो, क्योंकि 12th इनके बिना थोड़ी सी टफ हो जाती है ना। ये टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए, ये कवर करने 11th में। डन। कौन कौन से भाई? मोल अवधारणा है, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये मोल कॉन्सेप्ट, मोलरता नहीं आई तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कवर नहीं हो पाएगा, है ना। उसके न्यूमेरिकल्स कवर नहीं हो पाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स को कर लोगे, है ना, जो एग्जाम में आते हैं, आप सब जानते हैं। डन। उसके बाद में अपना अगला जो टॉपिक आता है वो होता है संकरण और अतिशय युग्मन, है ना। ये वो टॉपिक्स है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मैटर करते हैं, साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत मैटर करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सह संयोजक यौगिक वाला चैप्टर है, वहां बहुत मैटर करता है। इसलिए ये संकरण, अनुनाद, अतिशय युग्मन जैसे कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर से आने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स हम कहाँ पढ़े, तो आपका 11th हिंदी मीडियम जो चैनल है इसी के ऊपर आप ये सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें जाकर देखो, पढ़ो, अभी समय है, ताकि आप अच्छे से कवर कर सकें, राइट। उसके बाद आपको IUPAC नामकरण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक मात्र 5 नियम IUPAC के मैंने करवा रखे हैं, वो पढ़ लेना ताकि IUPAC नामकरण क्लियर हो जाए। रासायनिक बंध, बॉन्डिंग कैसे होती है, ताकि हम रिएक्शंस को आसानी से कर सकें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कवर कर सकें। हमें पता होता है कि रिएक्टेंट किस तरफ लिखा जाता है, प्रोडक्ट किस तरफ लिखा जाता है, ये सब बातें भी अपने को पता होनी चाहिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूल प्रभाव, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं जो काम करते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट जिसे प्लस आई माइनस आई कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव माइनस ई प्लस ई कहते हैं, रेजोनेंस अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरी इफेक्ट जिसे प्लस आर माइनस आर कहा जाता है। ये इफेक्ट कैसे लागू किए जाते हैं, कहाँ पर वर्क करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक्स केवल 12th के लिए भी नहीं है, नीट और जेई जो बच्चा करना चाहता है, मैं कह रही हूँ अगर उसे ये टॉपिक्स आते हैं उसके लिए ये नीट और जेई तो ऐसे हो जाएंगे, लगता है कि भाई हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पक्का क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज ये सब फॉलो जरूर करें। तो ये टॉपिक्स आपको 12th की केमिस्ट्री को, जो बच्चे हमेशा एक दिमाग में हवा बना के रखते हैं कि हमें केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है, हमें नहीं समझ आता, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा 12th की केमिस्ट्री, मैं कह रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, बहुत ईजी होने वाली है। डन। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगली स्ट्रैटेजी जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्या हम लोग पूरे साल पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के बाद हमें पता ही नहीं होता है कि हम कौन से चैप्टर को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। बस पढ़ लिया, छोड़ दिया, याद आ गया, हमें पता ही नहीं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उसका वेटेज कितना है। अगर हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया जाए कि इस चैप्टर के अंक भार इतना है, तो हम उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन कितने नंबर का आना है हम उसी तरीके से उसको पढ़ेंगे, ताकि हम स्टार्टिंग से ही इस तरीके से चलेंगे, ताकि हमें लास्ट में बर्डन पड़े ही नहीं कि भाई अब क्या होगा, अब हमें पता ही नहीं था, ये तो 8 नंबर का था पर मैंने तो पढ़ा ही इसको 2 नंबर के हिसाब से था। नो, हम स्टार्टिंग से ही ऐसे करेंगे। यानी कि अब हम बात करेंगे सिलेबस में जो चैप्टर्स है उनका वेटेज क्या क्या है, राइट। यानी कि वेटेज पे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को मैं देखूं तो आपका सॉल्यूशन जो चैप्टर है विलियन, अगर मैं विलियन की बात करूं तो विलियन जो चैप्टर है आपका, उस विलियन में क्या होता है, विलियन के अंदर जो है वो चैप्टर कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स की है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स की है, डीएनएफ ब्लॉक 7 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7, हेलो एल्केन्स एल्कोहल 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का है एल्डिहाइड कीटोन का, जिससे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी कि अपने को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। साथ में बायोमॉलिक्यूल्स और एमिन्स, ये भी अपने को पढ़ने हैं। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज एक तो क्या है आपका वैद्युत रसायन का है, और दूसरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आते हैं आपके क्या भाई न्यूमेरिकल आते हैं, और यहाँ से रिएक्शंस आती हैं। तो इनको आपको ध्यान से, नेम रिएक्शन बेसिकली इस चैप्टर से उठाता है बड़े क्वेश्चंस के लिए, तो अपने को इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से देखना है, राइट। ये भविष्य में भी अपने को काम आने हैं। तो पता चल गया ना, जिसका वेटेज जैसा है उसी के अकॉर्डिंग उसको अपने को कवर करना है। डन, बात समझ में आ गई होगी, सबको क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात, जब अपने को ये पता चल गया है तो अब आपके पेपर का जो पैटर्न होता है उसके अंदर आपका सिलेबस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का चैप्टर कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो इंक्लूडेड होकर के कितने मार्क्स कवर करते हैं। तो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री जो आपके चैप्टर्स हैं वो 25 मार्क्स कवर करता है। यानी कि आपको 25 मार्क्स यदि रखने हैं, लाने हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से कवर करना होगा। सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 14 मार्क्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 31 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से उठते हैं, बड़े क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स मतलब थ्योरी में बहुत कुछ लिखना है, नहीं। 1 मार्क्स करके आपको 4 क्वेश्चन दे दिए, 5 क्वेश्चन दे दिए, तो 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 नंबर आ गए। केमिस्ट्री का ये जो 1+1+1 वाली जो स्ट्रैटेजी है, जो मतलब कि मेथड है पेपर का, इट्स अ वेरी अमेजिंग मेथड है ना। जो मेथड चलाए गए हैं बहुत अच्छा मेथड है, आप उससे अच्छे से मार्क्स कवर कर सकते हैं। लेकिन 5 नंबर का अगर पूरा क्वेश्चन एक ही दे दिया जाए, उसको लिखते जाओ, 5 मार्क्स में कितना लिखेगा बच्चा, राइट। तो उसको कवर करने के लिए आपको सबसे अच्छा से ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं, राइट। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन लाने के लिए हमें कौन से चैप्टर को अच्छे से कवर करना है, पता चल गया। अब पेपर का पैटर्न क्या होता है, बेसिकली पेपर के पैटर्न की बात करूं बेटा, तो हम लोग 2 तरीके से अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक तो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं और अदर बोर्ड के बच्चे होते हैं। बिहार बोर्ड में बेसिकली क्या होता है, एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं,
है ना, 70 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। तो आपको एमसीक्यूज की लाने अगर अच्छे से करना है तो आप एक तरीका जरूर अपनाना, आज से ही, स्टार्टिंग से ही। मैं कहती हूँ बीच में जो चीजें पकड़ी जाती है उनके रिजल्ट मुझे नहीं पता होते कैसे हैं, बट जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ता है उसके रिजल्ट जो होते हैं हमेशा सुनहरे होते हैं। ये मेरा अनुभव है, 12 साल का मेरा अनुभव ये कहता है कि जो बच्चा स्टार्टिंग से साथ में पढ़ेगा उसके रिजल्ट हमेशा सुनहरे आएंगे, राइट। तो यहाँ पर 70 मार्क्स के यदि एमसीक्यूज है तो आपको 1 लाइन टू लाइन चैप्टर को अच्छे से, जो मैम नोट्स बनवा रही हैं उनको अच्छे से बनाओ, हमारे साथ साथ बनाओ, नोट्स के अलावा कुछ नहीं, बट नोट्स को अच्छे से बनाओ। फिर जो मैम लोग एमसीक्यूज करवा रहे हैं, हम लोग आपको एमसीक्यूज कराते हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पीवाईक्यूज कराते हैं, और जो हम आपको मॉडल पेपर्स करा रहे हैं वो कंटिन्यू हमारे साथ सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं आता, जहां डाउट आता है वो पूछो, लेकिन वो हमारे साथ साथ करो, ताकि आपके एमसीक्यूज जो है वो कतई गलत ना हो, है ना। यहाँ पर मार्क्स अच्छे से स्कोर किए जा सकते हैं, तो बच्चों ध्यान करना। सेकंड, अदर बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि एमसीक्यूज आते हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन की एक अलग से क्या होता है पूरा पैटर्न होता है, यानी खंड ए ब स द 4 खंडों में पेपर पूरा आता है। तो आपको इस तरह से उनको कवर करना होता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, पूरा पेपर किस तरह से बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी हम तैयारी कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये सब बातें अपने को स्टार्टिंग में ही पता हो तो हमारा पूरा माइंड खुल जाता है कि ओके डन, हमें ऐसे ही पढ़ाई करनी है, राइट। तो अब आपको मालूम चल गया है कि हमें स्टार्टिंग से केमिस्ट्री को कैसे कवर करना है, ताकि हम दूसरे बच्चे जो हमेशा कहते हैं कि केमिस्ट्री हार्ड होती है, हम नहीं कहेंगे, राइट। तो बच्चों अब आप लोग तैयार हो जाओ, जल्दी से पहली क्लास जो हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे, है ना, 12th क्लास की पहले चैप्टर के साथ। तो तब तक जब क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले वो सारे कॉन्सेप्ट 11th के जो मैंने बताए हैं वो सब अच्छे से कवर करना, अच्छे से सारे चीज़ों को अपने सिलेबस को नोट डाउन करके रखना, ताकि पहला चैप्टर जब हम शुरू करें ताकि आप बहुत ही अच्छे से उसको उसके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करें, राइट। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।